स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागतिकी व्युत्पत्ति के बारे में स्टडी करेंगे या फिर थर्मोडायनेमिक डेरिवेटिव ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक अपन जनरल कोई रिएक्शन लेते हैं, जैसे अपन ने लिया ए प्लस बी प्लस डैश डैश, चेंज हो रहा है किसमें, एल प्लस एम के अंदर। इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन 1। यानी नीचे कोई रिएक्शन लिए, इस पर अपन देखेंगे इसमें क्या चेंज होता है। ये रिएक्शन क्या है कि किसी भी ताप और दाब व संगठन पर हो रही है। माना रिएक्शन के प्रारंभिक क्रियाकारकों जो भी ए और बी है की कंसंट्रेशन क्रमशः CaCb है और रिएक्शन के अंत में जो प्रोडक्ट है L और M उनकी कंसंट्रेशन जो है Cl और Cm है। तो यानी कि जो अपन ने रिएक्शन ली है उस रिएक्शन में अपने जो रिएक्टेंट है ए और बी और प्रोडक्ट है एल और एम, उन सब की अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है। तो इक्वेशन जो अपन लेते हैं कि जब अपन यानी कि इनकी कंसंट्रेशन दे दी अपन ने, अब अपन लेते हैं कि जब जो अपने पास समीकरण है, यानी पीछे अपन ने देखा था गिब्स ड्यूम इक्वेशन के अंदर कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और उसके संगठन में जो समीकरण आता है GTPN बराबर μ1N1 प्लस μ2N2 डैश डैश, यानी जितने भी घटक मौजूद होंगे उनकी एनर्जी। तो इसको अपन मान लेंगे क्या, समीकरण। यहाँ पर अपने को पता है कि N1 N2 क्या है, जो घटक अपन ने लिए उनके मोलों की संख्या है, और μ1 μ2 क्या हो जाएगा, उनका केमिकल पोटेंशियल। अब यहाँ पर होगा कि जो उत्पादों की जो फ्री एनर्जी होगी, प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, L म्यू L, क्योंकि L उसके मोल लिए अपन ने। इसी प्रकार M के कितने मोल लिए, स्मॉल m, और म्यू M। और रिएक्टेंट की जो फ्री एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी कि A के A मोल लिए अपन ने, तो A म्यू A प्लस B म्यू B। तो ये हो जाएगा अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी जो चेंज हो रही है। अब कुल एनर्जी में जो चेंज होगा, यानी पूरी एनर्जी में जो परिवर्तन होगा या रिएक्शन की मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, वह क्या होता है कि प्रोडक्ट की मुक्त ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की मुक्त ऊर्जा। तो डेल्टा G बराबर क्या आ जाएगा, GP माइनस GR। GP की जगह अपन रख देंगे प्रोडक्ट की मुक्त ऊर्जा, और GR की जगह अपन क्या रख देंगे, रिएक्टेंट्स की मुक्त ऊर्जा। इसको अपन दे देंगे समीकरण 2। यानी ये क्या कहलाएगा, समीकरण 2 कहलाएगा, जिसमें अपन क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो परिवर्तन है उसको। अब है कि कोई माना विभिन्न क्रियाकारक व उत्पाद गैसीय स्टेट में है तथा इसकी किसी अवस्था में गैसीयस पदार्थ का केमिकल पोटेंशियल इस प्रकार दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई जो भी अपन ने रिएक्शन की है उस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई क्रियाकारक है या रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है जो गैसीय अवस्था में है, और गैसीय पदार्थ का केमिकल विभव क्या होता है कि अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं। यानी μIP बराबर μI0 प्लस RTln PI। यहाँ पर क्या होगा कि μI जो 0 है वह गैसीय अवस्था में घटक जो I है उसकी मानक अवस्था कहलाती है। यानी μI0 क्या कहलाती है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है, जो कि एक वायुमंडलीय दाब पर दी जाती है। तो मानक अवस्था में इसका केमिकल पोटेंशियल है। अब जो अपने पास समीकरण है, यानी कि अपन ने देखा था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, यानी समीकरण जो 2 थी, उस समीकरण 2 से अपन इनका मान रखें तो अपने पास क्या आ जाती है, समीकरण 4 प्राप्त होती है। और समीकरण 4 में फिर अपन इनमें से अगर कॉमन ले लेते हैं, यानी इनकी कंसंट्रेशन को, तो कंसंट्रेशन को कॉमन लेने के बाद में अपने पास इक्वेशन क्या आ जाती है, इक्वेशन 5, जिसके अंदर क्या हो जाएगी, RTln बाकी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस समीकरण में अपने पास जो आ रहा है ये मान, यानी समीकरण 5 के अंदर ये क्या होता है कि Q के बराबर होता है। यानी कि अभिक्रिया के लिए जो Q होता है वह क्या होता है, उत्पादों और क्रियाकारकों के आंशिक दाबों का क्यूटेंट होता है या भागफल होता है। तो डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RTln Q अपन ने बता दिया कि जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, उनका दोनों का भागफल होता है। नेक्स्ट अपन जब इनको देखेंगे
तो इसमें क्या आएगा कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन दोनों के आंशिक दाबों के भागफल के बराबर, यानी इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगी कि व्हेन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, जब साम्य में होगी तो साम्य में होने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य होता है। यानी कि जब अभिक्रिया साम्य में होगी तो अभिक्रिया की जो मुक्त ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी, या डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। और डेल्टा जी जीरो होते ही समीकरण क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जीरो बराबर, या अपन यूँ कह सकते हैं कि मानक मुक्त ऊर्जा बराबर माइनस आर टी एल एन क्यू इक्विलिब्रियम। क्यू इक्विलिब्रियम की जगह अपन वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू रखने के बाद में जो फाइनल समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा, अपना इक्वेशन 6। अब अपने को पता है कि जो मानक मुक्त ऊर्जा है अभिक्रिया में मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को बताता है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके इकाई आंशिक दाब की मानक अवस्था में होते हैं तो ये दिए गए ताप पर कांस्टेंट होगा, और इक्वेशन 6 में दाहिनी ओर का पद भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, और आर भी कांस्टेंट होगा। अतः यदि टी कांस्टेंट हो तो, यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मान क्या आ जाएगा अपने पास। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अपने पास समीकरण आई थी 6, उस समीकरण के अंदर ये है कि जो डेल्टा जी जीरो है वह क्या होता है कि मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को बताता है, और जब इनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनके इकाई आंशिक दाब भी अगर मानक अवस्था में होंगे तो उनका मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट होने पर इनमें क्या होता है, आर जो गैस स्थिरांक है वो भी कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर अगर स्थिर होगा तो पूरा पद ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, केपी, अपन इसको क्या मान लेंगे, केपी के बराबर होता है। तो केपी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, रिएक्शन का साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो यानी कि जो साम्य स्थिरांक है उसका मान क्या होता है कि प्रोडक्ट के आंशिक दाबों में परिवर्तन अपॉन रिएक्टेंट के आंशिक दाबों में परिवर्तन का भागफल है। ये वैल्यू अपन जब समीकरण के अंदर रखेंगे, यानी समीकरण 6 और 7 से जब अपन तुलना करते हैं तो डेल्टा जी जीरो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के पी। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और इम्पोर्टेंट रिलेशन किनके बीच में है, चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि जो लास्ट इक्वेशन है, यानी समीकरण जो 8 है वह क्या दर्शाता है, वह है साम्य स्थिरांक और रिएक्शन की फ्री मानक मुक्त ऊर्जा में संबंध को दर्शाता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि इस समीकरण के द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, या मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है।